नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों के साथ जिन पर आज विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। सबसे पहले बात बिहार चुनाव में होने जा रहे बटेंगे तो कटेंगे वाले प्रयोग की। आपको दिखाएंगे कैसे योगी के बयान पर बिहार का चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है। क्या बिहार की चुनावी बाजी जाति कार्ड बनाम ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स वाली होने जा रही है? बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा और राम मंदिर वाली धार्मिक पिच क्यों तैयार हो रही है, इसका विश्लेषण भी आज आपके लिए होगा। पटना मेट्रो को पीकदान बनाने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे कैसे हम भारतीय जहां भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं। पटना, लंदन और ऑस्ट्रेलिया से भारतीयों के गंदगी प्रेम की खबर आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट कितने पानी में पीके। तो सबसे पहले बात बिहार चुनाव में होने जा रहे बटेंगे तो कटेंगे वाले चुनावी प्रयोग की करेंगे। ये ब्रांड योगी पॉलिटिक्स का पेटेंट प्रयोग है। अब बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बिहार का चुनावी तापमान बढ़ गया है। इसके पीछे 9 अक्टूबर को यूपी के जालौन में दिया गया योगी आदित्यनाथ का बयान है। बयान तो उन्होंने यूपी की धरती पर दिया, समाजवादी पार्टी का बाकायदा नाम लेकर दिया, लेकिन इस बयान की टाइमिंग ने इसका संदेश बिहार तक पहुंचा दिया। वो बयान दिखाने से पहले आपको बटेंगे तो कटेंगे वाले शब्दों के पीछे छिपा सियासी संदेश क्या है वो बता देते हैं। माना यह जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे से मतलब है कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना है। बटेंगे तो कटेंगे से मतलब है कि हिंदुओं को धर्म के आधार पर एकजुट रहना है। बटेंगे तो कटेंगे को ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर भी देखा जाता है। पहले आप सीएम योगी का बयान सुनिए। बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार देखिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे योगी के बयान ने बिहार में एनडीए सहयोगियों को ही असहज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था। बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिस तरीके से लगातार साजिश हो रही है कि आरक्षण खत्म हो, उसके लिए सरकार लगातार कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। उस आरक्षण को और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, जो ताकतें आरक्षण को छीनना चाहती हैं, आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हराएंगे। तो सीएम योगी और अखिलेश यादव अभी से 2027 की चुनावी पिच सेट करने में जुटे हैं। वहां भी लड़ाई जाति, धर्म, संविधान और आरक्षण की ही रहने वाली है। लेकिन यूपी के रण में अभी वक्त है। फिलहाल सामने बिहार की चुनावी बाजी है और सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने बिहार में एनडीए गठबंधन के भीतर तपिश बढ़ा दी है। कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो बटे थे तो बटे थे, एक रहेंगे क्योंकि बिहार में सीएम योगी की 20 चुनावी रैलियां प्रस्तावित हैं। रैलियों से पहले सीएम योगी ने जो संकेत दिए हैं, उनसे बिहार में बटेंगे तो कटेंगे वाले सियासी प्रयोग की अटकलें तेज हो गई और बटे थे तो कटे थे। इसकी बड़ी वजह यह है कि सीएम योगी का यह प्रयोग बीते कुछ विधानसभा चुनाव में सफल साबित हुआ है। माना जाता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत में योगी के इस प्रयोग और नारे की
बड़ी भूमिका रही। इसी रिकॉर्ड को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी इस प्रयोग को बिहार की जमीन पर भी आजमा सकती है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रयोग बिहार की धरती पर सफल होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति पर जाति हमेशा हावी रही है। बिहार एनडीए में शामिल कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिनकी नींव ही जाति आधारित राजनीति पर टिकी है। इसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है। चिराग पासवान की एलजेपी दलितों की राजनीति करती है। दलितों में भी उसकी राजनीति के केंद्र में पासवान है, जिनकी आबादी करीब 5.3% है। जीतन राम मांझी मुशर दलित राजनीति का चेहरा माने जाते हैं। इनकी आबादी बिहार में करीब 3% है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा समुदाय की राजनीति करते हैं, जो आबादी में करीब 4% है। इन समीकरणों के बीच सीएम योगी का दांव जाति की नहीं, धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाना है। लेकिन सीएम योगी के बयान से जेडीयू काफी असहज नजर आ रही है, क्योंकि वो जाति के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती रही है। जब से बिहार में नीतीश कुमार जी ने सत्ता की बागडोर को संभाला है, तब से सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को स्थापित किया है। तो बंटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती है। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी जेडीयू का साफ कहना है कि बंटने और कटने वाली राजनीति बिहार में नहीं चल सकती। दरअसल जदयू को डर है कि सीएम योगी के ध्रुवीकरण कार्ड से कहीं जदयू का दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वोटर उससे दूर न हो जाए। यही वजह है कि योगी स्टाइल पॉलिटिक्स से जदयू खुद सहमत नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल दल आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी जाति, संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। यादव, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि वो भी सीएम योगी के बयान पर करारा प्रहार कर रही हैं। इसे संविधान आरक्षण के खिलाफ बता रही हैं। किसी क्षेत्र में इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो अब इनके पास से सामाजिक तनाव पैदा करने के अलावा, उन्माद पैदा करने के अलावा, पोलराइजेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये बटोगे तो कटोगे, और इस तरह की जो राजनीति है वो भारत के जनमानस उसको पहचान गया है। अब ये लोग खुद हटेंगे। फिलहाल ये लगता है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से बीजेपी ने बिहार में राजनीति के धार्मिक कार्ड वाली नब्ज टटोलने की कोशिश की है। अगर तीर सही निशाने पर लगा तो बीजेपी फुल फोर्स के साथ इसके सहारे चुनावी रण में आगे बढ़ सकती है। अब आरजेडी और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हर बार बांटने वाली राजनीति करती है, क्योंकि एक तरफ योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान आया है, दूसरी ओर बीजेपी ने अयोध्या के राम मंदिर वाली हिंदुत्व की पिच को भी बिहार में हवा देना शुरू कर दिया है। बिहार में वोटिंग से 24 दिन पहले यह खबर आई है कि पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। यानी बिहार चुनाव की पूरी बाजी धर्म वाली पिच पर सेट करने की तैयारी हो रही है। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो ये झटका मिट है सनातनियों के, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे। ये ब्लास्ट होना दुखद घटना है। इंडी गठबंधन के नेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनका तो प्रतिक्रिया आएगा तब जब कहीं मस्जिद में ब्लास्ट होगा। ये बयान बताते हैं कि बिहार में बीजेपी विपक्ष के जाति दांव की काट में धर्म की राजनीति को बल दे रही है। चाहे वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान हो, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का झटका मीट वाला बयान हो, या फिर अयोध्या में हुए धमाके पर गिरिराज सिंह की तरफ से की गई ताजा टिप्पणी हो, हर जगह शब्दों से धर्म वाली राजनीति के ही संकेत मिल रहे हैं। ये ब्लास्ट होना दुखद घटना है कि इंडी गठबंधन के नेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उनका तो प्रतिक्रिया आएगा तब जब कहीं मस्जिद में ब्लास्ट होगा तब। जाति और धर्म वाली सियासी जोर आजमाइश बिहार और यूपी में साथ साथ चल रही है, क्योंकि 2025 के बाद 2027 की लड़ाई भी इसी पिच पर होने वाली है। इसके संकेत
अभी से मिलने भी शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि सीएम योगी और गिरिराज सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव हमला कर रहे हैं। केवल ये समाज को बांटना चाहते हैं। जब बांटना चाह रहे हैं तो उम्मीद क्या है? कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, और इसमें सभी लिप्त हैं भारतीय जनता पार्टी के। अयोध्या ब्लास्ट के बीच बिहार के सियासी गलियारों में अयोध्या के राम मंदिर वाली राजनीति का रंग भी जोर पकड़ रहा है। पहले दौर की वोटिंग से 24 दिन पहले खबर आई है कि 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। राम मंदिर कार्यक्रम को विपक्ष की पार्टियां बिहार चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राम मंदिर वाली राजनीति धराशायी हो गई, उसी तरह बिहार में भी बीजेपी का मंदिर कार्ड चलने वाला नहीं है। अयोध्या का कार्ड चलता तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव थोड़ी हारती, लेकिन धर्म अपनी जगह पर है। ये तो हर व्यक्ति की अपनी आस्था का सवाल है। ये तो भारतीय जनता पार्टी धर्म को बेचना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है, जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि निंदनीय है। लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, लोगों को बांट करके राजनीति करना ये अच्छी उचित चीज नहीं। वैसे बिहार में बीजेपी का हिंदुत्व फॉर्मूला बीते वक्त में सफल साबित नहीं रहा है। साल 2024 में गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, लेकिन इस यात्रा से पार्टी को कोई खास माइलेज नहीं मिला था। माना जाता है कि बिहार में धर्म के मुकाबले जातिगत समीकरणों वाली सियासत का प्रभुत्व ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार लगता है कि बीजेपी बिहार के इस मिजाज को बदलने के लिए बटेंगे तो कटेंगे और राम मंदिर वाला धार्मिक प्रयोग कर रही है। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में पटना की नई नवेली मेट्रो है, जिसे चले अभी 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन को लोगों ने गुटखे की पीक से लाल कर दिया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले दावे के साथ इसी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का उद्घाटन किया था। 7 तारीख से मेट्रो में पटना की जनता भी सफर करने लगी। अब सोशल मीडिया पर पटना मेट्रो का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मेट्रो में जगह जगह गंदगी दिख रही है। कहीं लोगों ने मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर गुटखा खाकर पीक मार दी है, तो कहीं मेट्रो ट्रैक को थूककर गंदा कर दिया है। सोचिए, जिस मेट्रो को पटना वालों के लिए चलाया गया, वहां पीक मास्टर एक्टर हैं, जिन्होंने 4 दिन में ही मेट्रो की पीक दान में तब्दील करने वाली तस्वीरें देश के सामने रखी हैं। नई नवेली पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। कृपया इंसानों द्वारा फैलाई गई गंदगी से बचकर चलें। कुछ तो शर्म कर लो बिहार वालों। पटना मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों का मुंह पान मसाले से ओवरलोड है, जिसके बाद 100 घंटे में ही यात्रियों ने इसका मान सम्मान थूक थूक कर लूट डाला। पटना मेट्रो को चालू हुए अभी 2 से 3 दिन हुए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुटखा गैंग आ चुके हैं और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन और प्लेटफॉर्म को गंदा कर लाल लाल कर रहे हैं। कुछ तो शर्म कर लो बिहार वालों। बिहार सरकार इतना अच्छा काम करके मेट्रो बना रही है और आप उसे गंदा कर रहे हो। एक युवा ने मेट्रो के अंदर का हाल दिखाया, तो हम भी इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरों की हकीकत जानने के लिए पटना मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, जहां सेम टू सेम वीडियो वाली तस्वीरें दिखाई दी। जगह जगह गुटखा खाकर पीक के निशान दिखे। सीढ़ियां हो या दीवार, हर जगह लाल लाल निशान। पटना मेट्रो चल पड़ी है, लेकिन लोगों के थूकने की आदत अभी भी कहीं अटकी हुई है। शहर तभी अपग्रेड होगा जब आपकी आदतें शहर के साथ, मेट्रो के साथ अपग्रेड। पटना का गुटखा गैंग मानो मेट्रो के शुरू होने का इंतजार ही कर रहा था। नीतीश ने हरी झंडी दिखाई और गुटखा गैंग सफेद दीवारों को लाल करने के लिए एक्टिव हो गया। 4 दिन में ही मेट्रो का ये हाल। कुछ तो शर्म कर लो बिहार वालों। दांत के नीचे दबाए हुए हैं मसाला, इसको थूकेंगे कहाँ से, तो बताइए। थूक लेंगे ना, जगह नहीं पर थूक लेंगे। पान थूके हैं कि नहीं आप? नहीं थूके है पान अंदर।
लेकिन ये पटना है जनाब, यहाँ की बात ही निराली है। मेट्रो भगवा है, दीवारें लाल हैं, यहाँ का गुटखा गैंग भी कमाल है। जो चीज अच्छी बन रही है, जो अच्छी आपको समझ में आ रही है, कम से कम वहाँ गंदगी ना फैलाए। बाहर डस्टबिन में थूके हैं कि अंदर मेट्रो में जाके थूके हैं? कहूँ थूकवे नहीं किया अभी तक। जब निधि श्री ने पटना वालों से मेट्रो की दीवारों पर दिख रहे पीक के निशानों को लेकर सवाल किए, तो भोली सी सूरत आंखों में मस्ती लिए ऐसे अनजान बने जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पुलिस मना किए हैं, पर थूक के ट्राई किए हो क्या? नहीं, खा के गए थे। मैम बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, थूकना मना है। आपने मेट्रो में सफर करते हुए अनाउंसमेंट सुनी होगी, दरवाजा बाएं या दाईं तरफ खुलेगा, लेकिन यहाँ तो गुटखा खाने वालों के मुंह का दरवाजा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। महज मुट्ठी भर लोगों की हरकतों की वजह से शहर और राज्य को जज किया जाने लगा है। लोगों को समझना होगा, ये आपकी मेट्रो है, आपके पैसे से चली है, इसमें आपको ही सफर करना है, इसे साफ रखना भी आपको ही है। कुछ तो शर्म कर लो बिहार वालों। भारत के लोग अपना घर साफ रखते हैं और घर से बाहर गंदगी फैलाना अपना मूलभूत अधिकार समझते हैं। अब हाल ये है कि गंदगी फैलाने के मामले में भारतीयों ने सीमाओं को भी लांघ दिया है। आज आपको ऑस्ट्रेलिया और लंदन की तस्वीर भी देखनी चाहिए, जहां मेट्रो तो नहीं लेकिन सड़क, पेड़, खंबे सब पर पान की पीक से भारतीयों ने ऐसी चित्रकारी की है कि विदेशी भी भारतीयों को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त से बाहर है। ये लंदन का हैरो शहर है। यहाँ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, लेकिन यहाँ रह रहे कुछ भारतीय इस जिम्मेदारी को नहीं समझ पाए। अगर समझते तो हैरो का ये हाल नहीं होता। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly in Rayners Lane and North Harrow. लंदन के हैरो शहर में करीब 70,000 भारतीय रहते हैं, लेकिन यहाँ बसे कुछ भारतीयों की ये गंदी आदत छूटती ही नहीं। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोगों ने जगह जगह पान और गुटखा थूकने पर चिंता जाहिर की। हाल ये हो गया है कि शहर की हर जगह पान की पीक से लाल होती जा रही है। इमारतों के कोने, सीढ़ियां और गलियों के खंभे पान की पीक से गंदे हो चुके हैं। शहर में लगे डस्टबिन भी पान की पीक से भरे पड़े हैं। जो डॉग होता है ना सर, वो अपनी जगह साफ करके बैठता है सर, ये इंसानों में नहीं है। आई वुड से दिस थिंग एज अ नेशन नाम जाता है। दे डोंट सी कि इंडियंस कुछ लोग साफ रहते हैं, कुछ लोग गंदे रहते हैं, जैसे भी दे सी कि इंडियंस गंदे रहते हैं। बच्चों को सिखाइए बहुत छोटी उम्र से कि आप जो कचरा फैला रहे हैं वो आप अपने साथ रखिए, थैली रखिए, घर ले जाइए, कूड़ेदान में डालिए। लंदन के बाद ऑस्ट्रेलिया चलिए, जिसके बारे में सोचकर ही गुडी गुडी फील होता है। लेकिन कुछ भारतीयों ने यहाँ भी कूड़े का ढेर लगा दिया। कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं सामान बिखरा है। जो हम अपने देश में करते हैं वहीं विदेशों में भी कर रहे हैं, जिसको लेकर लोजी बी नाम के हैंडल से लिखा गया, आपने हमारे समुदाय, हमारे पर्यावरण और हमारे वन्य जीवों के प्रति जो अनादर दिखाया है वो बेहद शर्मनाक है। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये अस्वीकार्य है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इंडियन जाके दूसरे देश में जाके ऐसे स्पिट कर रहे हैं, गुटखा खा के थूक रहे हैं, तो उससे लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। ये इंडियन है, इंडिया के लोग आए हुए हैं, ऐसे गंदगी मचा रहे हैं, उन पे नेगेटिव इफेक्ट जाता है। जो फैला रहे हैं वो तो मंद बुद्धि हो गए। उनको समझदारी होनी चाहिए अपने आप में कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं उनके देश में, तो हमारे शहर में भी कोई आते हैं, हमारे देश में भी कोई आते हैं, तो वो भी ऐसे ही करेंगे। इस मामले में हमें विदेशियों से सीखना चाहिए, जो अपने देश को ही नहीं बल्कि इंडिया आकर भी सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक विदेशी टूरिस्ट झरने के पास फैला प्लास्टिक और कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल रहा था। सुनिए इस टूरिस्ट ने क्या कहा था। Maybe if I have 3 days, I sit up here and watch and tell people pick this up. हम भारतीय गंदगी ना फैलाने को लेकर ज्ञान तो देते हैं, लेकिन घर की चौखट से बाहर निकलते ही कुछ लोगों का ये ज्ञान शून्य हो जाता है।
प्रशांत किशोर, नाम तो सुना होगा। बिल्कुल इसी अंदाज में पीके बिहार की चुनावी जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिन्हें राजनीति के चाणक्य जैसे कई तमगे मिले हुए हैं, लेकिन इस बार वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी को बिहार की सत्ता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने सबसे पहले 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके हर किसी को चौंका दिया। प्रशांत किशोर बिहार की जन स्वराज की सरकार तो देना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर वो ये कहते हैं कि वो वोट मांगने नहीं बल्कि राज्य का सुनहरा भविष्य जनता से मांगने आए हैं। बिहार की राजनीति में ये पीके का नया स्टाइल है, जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। चर्चा का ही नतीजा है कि अब लालू यादव के बेटे और सीएम फेस की तरह प्रोजेक्ट हो रहे तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से पीके के चुनाव लड़ने के कयास लग रहे हैं। और हम भारत की बात में आज इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि पीके सिर्फ माहौल बना रहे हैं या वाकई विरोधियों को इस बार वो पानी पिलाने वाले हैं। देश के बड़े बड़े चेहरों के लिए चुनावी शतरंज की बिसात बिछाने वाला एक रणनीतिकार इस बार खुद खिलाड़ी बनकर सियासत के मैदान में है। प्रशांत किशोर को और कुछ चीज आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। 10 बरस में हमने जिसका हाथ पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता का नहीं, दल का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। मोदी से लेकर नीतीश और ममता बनर्जी तक के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर बिहार की धरती पर एक नई राजनीति का दावा कर रहे हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। हम नाली गली भी नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड भी ना दिलवाई, राउर कोनो मदद भी हम ना करो, ना वोट मांगी ना राउर मदद करीला। एक ऐसा खिलाड़ी जो राजनीति के दांवपेच भी जानता है और नेताओं वाली डायलॉग बाजी का भी मास्टर है। हम लोग की यात्रा शानदार रही कि नहीं, ये तो इतिहास इसका आकलन करेंगे, लोग बताएंगे। हम इतना ही आपसे कह सकते हैं कि हम लोग की यात्रा शानदार रही या न रही, पिछले 1 साल यात्रा ईमानदार जरूर रही है। पीके फैक्टर चर्चा में है क्योंकि बिहार के चुनाव में एक बेहद पढ़ा लिखा व्यक्ति ताल ठोक रहा है, जो गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े भी गिनाता है और उसके पीछे की वजह भी। ये 18 वर्ष के अपने शासन काल में बिहार के लोगों को नौकरी नहीं दे पाए और अब कह रहे हैं कि वोट दे दो तो मैं आऊंगा तो 3.5 करोड़ नौकरी दे दूंगा। भैया मोदी जी ने भी ऐसा ही जाल किया फेंका था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा। तो मोदी जी देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तेजस्वी यादव इतने विद्वान हैं कि वो 3.5 करोड़ नौकरी बिहार में दे देंगे। तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। व्यवस्था बना दी जाए। पर्दे के पीछे रहकर चुनावी गुनाभाग करने वाले प्रशांत किशोर ने 2022 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की थी, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई थी। प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों से पूछ रहे थे कि क्या जन स्वराज को एक राजनीतिक दल बनना चाहिए। एकर नाम क्या बा? जन स्वराज। ये प्रशांत स्वराज नहीं है, मोदी स्वराज नहीं, नीतीश स्वराज नहीं, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। जनता के सुंदर राज तभी हो सकता है जब जनता के बीच से जो आदमी ढूंढ कर निकाला जाए उसी को जिताया जाए, तभी बनेगा जनता का सरकार। 5000 किलोमीटर लंबी ये यात्रा पूरी हो चुकी है और प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि लड़ाई अब अपने अंतिम दौर में है। बिहार में बदलाव के लिए, एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जन स्वराज ने जो प्रयास आज से 3-3.5 साल पहले शुरू किया है, वो लड़ाई अब अंतिम और निर्णायक चरण में है। प्रशांत किशोर जो स्कूल और शिक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं और नीतीश से लेकर लालू तक पर सीधे हमले कर रहे हैं। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई,
लालू और नीतीश का कुछ भी हो, भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि 3 साल पहले अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले प्रशांत किशोर क्या वाकई बिहार की सियासी जंग में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुके हैं? बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे प्रशांत किशोर क्या दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जैसा कोई करिश्मा दिखाने की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही दावे कर रहे हैं। जनसुराज ने पहले ही कहा है भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। लेकिन उनका जो विजन है वो मुझे साफ साफ दिखाई देता है। वो अपने विचारों में साफ है कि मैं कोई किसी प्रकार की रेवड़ियाँ नहीं बांटूंगा, मैं कोई भी ऐसे काम नहीं करूँगा जो मुफ्त मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ इतना कर दूंगा कि आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा और आपको रोजगार यहाँ पे पैदा कर दूंगा। तो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए आप याद करिए अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल भी जब अपनी बात कहते थे तो साफ साफ कहते थे और लोगों को साफ साफ बातें समझ में आती हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितने पानी में हैं ये तो बताएगा नंबर जो सामने आएगा 14 नवंबर को। लेकिन फिलहाल उनकी राजनीति में एक क्लियर विजन है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और पीके की हवा कितनी तेज चल रही है ये बताने वाली एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से भोजपुरी सुपरस्टार्स पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच पारिवारिक कलह सुर्खियों में है। भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया पागल कर दिए। नहीं भैया, ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप। नहीं भैया, हम अब यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लाश जाएगा यहाँ। ज्योति ने जार जार रोते हुए पवन सिंह पर अन्याय का आरोप लगाया था तो रुंधे गले से पवन सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने आ गए थे कि मर्द को भी दर्द होता है। कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि बिहार चुनाव के ठीक पहले ये ऐसी पारिवारिक कलह है जिसके सियासी मायने ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह ज्योति पर आरा से विधानसभा टिकट के लालच का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलने की चर्चा बहुत तेज है। उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता। इस पूरी कलह के बीच ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंच गई। चर्चा हुई कि ज्योति टिकट मांगने गई है, लेकिन पीके ने टिकट वाली आशंकाओं को फिलहाल खारिज कर दिया है। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो। यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है और बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है, तो मैं बस इतना चाहती हूँ। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ। कहने का मतलब ये है कि ज्योति सिंह भी जानती हैं कि अगर वो अपनी परेशानी लेकर प्रशांत किशोर के दरवाजे पर जाएंगी तो ये खबर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगी। और ज्योति चाहती भी यही है कि उनका पक्ष ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। सवाल यह है कि क्या पीके का कद बिहार की राजनीति में वाकई बहुत बड़ा हो गया है?
या फिर चुनाव नजदीक आता देखकर कद को बड़ा करने के लिए भी कई तरह के दांवपेच इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अचानक पीके की बिहार की राघोपुर सीट से लड़ने की चर्चा हो रही है और राघोपुर लालू परिवार का गढ़ होने के साथ साथ तेजस्वी की सीट है। हालांकि पीके इस चर्चा पर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन कुछ तो पक रहा है, ये जरूर कहा जा सकता है। राघोपुर भी उसमें शामिल, इसलिए मुझे एक दिन राघोपुर जाना है 11 तारीख। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रशांत किशोर आखिर लालू यादव के गढ़ और उनके बेटे के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर क्यों जा रहे हैं। 11 अक्टूबर यानी शनिवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो इसी दिन अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और राघोपुर की जनता जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। राघोपुर से लोगों ने मेरे नाम से आवेदन दे रखा है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा और उन लोगों के साथ बैठूंगा। जो मेरा उनसे वादा भी था कि राघोपुर से कौन लड़ेगा, इसकी चर्चा राघोपुर होने से पहले, मैं निश्चित तय करने से पहले निश्चित तौर पर मैं राघोपुर आऊंगा, लोगों के साथ बैठ के निर्णय लिया जाएगा। सत्ता की प्रतीक रही राघोपुर सीट पर जाना यानी सीधे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती देना और पीके तेजस्वी पर बार बार अटैक करते रहे हैं। पहले हम जानते थे कि तेजस्वी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं है, फिर पता चला कि क्रिकेट भी बढ़िया नहीं खेलते हैं, अब ये भी पता चल गया कि डांस भी नहीं करने आता है। वही जेडीयू कह रही है कि प्रशांत किशोर को तेजस्वी के खिलाफ जरूर लड़ना चाहिए। नीचे से फर्स्ट कर रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है और आपने समाज में एक अलग वायदा किया था, तो उन वायदों का क्या हुआ। अब प्रशांत जी को हिम्मत करना चाहिए, राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहिए और जाना चाहिए। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक सियासी चाल है। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो कभी भी इस बात का प्रचार नहीं करते कि मेरा नाम जो है प्रशांत किशोर पांडे है, और कहीं पे भी उन्होंने जातिगत एंगल की बात नहीं की है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं आपके जो बच्चे हैं वो बिहार से बाहर हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और जो पिछली सरकारें हैं 20 साल से नीतीश कुमार उन्होंने कुछ नहीं किया, उससे लालू जी थे उन्होंने कुछ नहीं किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।